आइए आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद भारत। आज़ादी के बाद भारत। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उस समय के तत्कालीन हालात कैसे थे, हम उस विषय में देखेंगे। जैसे उस समय भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ भारत। और दूसरा देश 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ पाकिस्तान। दो देश आज़ाद हुए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन ये जो आज़ादी थी ये हमें किस चीज़ पर मिली थी? वो थी बंटवारा या विभाजन। ये विभाजन की कीमत पर मिली थी। आज़ादी हमें विभाजन की कीमत पर मिली थी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो दोनों देशों के आर पार, दोनों देशों की सीमाओं के पास एक विशाल जनसमूह था। दोनों देशों की सीमाओं के आर पार एक विशाल जनसमूह था। दोनों देशों की सीमाओं के आर पार एक विशाल जनसमूह था। क्यों? इसका कारण ये था कि उनके पास ना तो भोजन है, जो जनसमूह है उनके पास ना तो भोजन था, ठीक है, ना खाना है, सॉरी, न रहने के लिए घर है, भोजन और घर, ये दोनों चीजें नहीं थी। उस जनसमूह के पास ये दोनों चीजें नहीं थी। आप अंदाजा लगाइए उस समय का तत्कालीन भारत कैसा रहा होगा। एक तरफ सैकड़ों वर्षों की गुलामी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी, ठीक है, देश भावना, पूर्वाग्रह, इन सभी चीजों से पीड़ित था उस समय का तत्कालीन भारत, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत के सामने उस समय तत्कालीन हालात कैसे थे या तत्कालीन समस्याएं क्या थी, उस समय की चुनौतियां क्या थी, उस बारे में देखेंगे। तत्कालीन चुनौती उस समय क्या थी? नंबर 1, उस समय की जो तत्कालीन चुनौतियां थी उनमें था देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देसी रियासतों का विलय ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने लोगों को 3 ऑप्शन दिए थे। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान
और नंबर 3 स्वतंत्र। अब जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी वो तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे कश्मीर और हैदराबाद। बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि विभाजन के साथ हो रहे दंगे। सेकंड नंबर है जो चुनौती थी कि विभाजन जब हुआ उस समय जो दंगे हो रहे थे वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे, सांप्रदायिक दंगे। क्योंकि जब विभाजन हुआ, विभाजन के साथ साथ जो एक चीज़ और आई वो थी सांप्रदायिक दंगे। लोग इधर से उधर जा रहे थे, मारकाट मची हुई थी एकदम से, और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट कि पाकिस्तान से आए 60 लाख लोग। थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान से आए 60 लाख लोगों के लिए पुनर्वास। कि उनको कैसे बसाया जाए, कैसे मतलब उनको सुविधाएं दी जाए। तो 60 लाख लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और नंबर 4 है सांप्रदायिक गिरोह से मुसलमानों की रक्षा। सांप्रदायिक गिरोह से मुसलमानों की रक्षा। जो लोग इंडिया में आ रहे थे, जो भारत में आ रहे थे या जो भारत में रह गए थे मुसलमान, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनकी बहू बेटियों के साथ रेप किया जा रहा था वहाँ पर। वही हालात यहाँ पर होने वाले थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि जो वहाँ पर मुसलमान हैं वो ऐसा कर रहे हैं। तो जो भारत में मुसलमान थे उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, जो कि सरकार के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला था। अब हम देखेंगे नंबर 5, पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचाव। नंबर 5 है पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचाव। भारत नहीं चाहता था कि उस समय युद्ध हो जो 1948 में हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि हम एकदम से नए नए आज़ाद हुए थे। उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि हम युद्ध लड़ें। ना तो कृषि ठीक थी, ना सरकारी तंत्र ठीक था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण कर दिया था, तो उस वजह से ये 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन भारत इससे बचाव करता रहा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि दीर्घकालिक चुनौतियां क्या थीं। ये तो तत्कालीन चुनौतियां हो गई जो तुरंत ही सामने आ रही थी। अब दीर्घकालिक चुनौतियां क्या थीं उसके बारे में देखेंगे। दीर्घकालिक
चुनौतियाँ। दीर्घकालिक चुनौती क्या थी? जैसे उस समय के जो थे संविधान का निर्माण करना, क्योंकि एक तरह से राजतंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका था, तो संविधान का निर्माण करना एक दीर्घकालिक चुनौती थी। संविधान का निर्माण, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट है संविधान का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी तथा प्रतिनिधि मूलक जनवाद, प्रतिनिधि मूलक जनवाद, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। नंबर 3 है, फर्स्ट है संविधान का निर्माण, सेकंड प्रतिनिधि मूलक जनवाद, नंबर 3 राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन, राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन। राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन, केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार, नंबर 4 केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार, तो ये उस समय के दीर्घकालिक चुनौतियां थी, जैसे संविधान का निर्माण करना, प्रतिनिधित्व मूलक जनवाद, राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन और केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार। नंबर 5 आप देखेंगे, चुनाव कराना, लोकतांत्रिक चुनाव कराना। ये एक, क्योंकि अभी जो देश आज़ाद हुआ है, एकदम से चुनाव आसान नहीं थे चुनाव कराना, जो कि 1952 में हुए थे। 1952 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो 1952 से चुनाव जो है वो अभी तक लगातार चले आ रहे हैं। तो चुनाव कराना एक अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ समस्याएं और थी, जैसे नंबर 1 राष्ट्र की रचना। राष्ट्र की रचना ये प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि जो तत्कालीन भारत था वो लगभग 550 रियासतों में बटा हुआ था। 550 रियासतों में बटे होने का मतलब है, और ऊपर से अंग्रेजों ने एक उन्हें ऑप्शन दिया था कि आप किसी भी स्थिति में रह सकते हैं, स्वतंत्र भारत या फिर पाकिस्तान, आप कहीं भी जा सकते हैं। और 550 रियासतों को इकट्ठा करना एक इम्पॉसिबल काम था, जिसे किया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है। सेकंड है राष्ट्रीय एकता का उन्मूलन। राष्ट्रीय एकता का उन्मूलन क्यों? क्योंकि जो रियासतें थी उनको इस तरीके से भारत में विलय किया गया था, किसी को बल दिखाकर, जैसे हैदराबाद है, कश्मीर है, इन लोगों को बल दिखाकर ज़बरदस्ती भारत में लिया गया था। कुछ लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर भारत में लिया गया था। नंबर 3 है कृषि उन्मूलन। कृषि उन्मूलन क्यों आवश्यक था? क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ, खाने के लिए चीज़ें अच्छी नहीं थी, कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हमारे पास जैविक सुविधाएं नहीं थी। इसी का असर हुआ कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तब अमेरिका ने हमारे लिए सुअर अमेरिका में गेहूं खाते थे वो भेजा था। इसलिए कृषि उन्मूलन बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इसके साथ भारतीय विदेश नीति
भारतीय विदेश नीति। एक स्वतंत्र विदेश नीति रखने की बात हुई थी, भारतीय विदेश नीति, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। कोल्ड वॉर, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ रसिया, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, तथा दूसरी तरफ यूएसए था। लेकिन भारत ने इनमें दोनों की तरफ ना जाकर एक निष्पक्ष विदेश नीति अपनाने का कार्य किया। ठीक है, एक ऐसी विदेश नीति जो भारत को आगे जाकर बहुत ज़्यादा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करे तथा उन पर कोई दबाव ना पड़े। थैंक यू।